अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया के किसी कोने में जंग छिड़ती है और असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों एक जंग हर जगह महंगाई बढ़ा देती है। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रहा एक युद्ध हमारे किचन तक कैसे पहुंच जाता है? मतलब किराने का सामान अचानक महंगा क्यों होने लगता है? ये सवाल हम सभी से जुड़ा है ना? तो इसका जवाब है रिपल इफेक्ट, मतलब एक वैश्विक तरंग प्रभाव। सोचिए, जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हैं और लहरें फैलती जाती हैं ना, बस वैसे ही एक जगह का टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में लहरें पैदा कर देता है। तो चलिए समझते हैं कि ये लहरें काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहली और सबसे सीधी लहर वो है सप्लाई चेन पर लगने वाला झटका। देखिए, आज की दुनिया में ना कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता। सारी अर्थव्यवस्थाएं एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, और जब युद्ध होता है तो वो इस जाले के कुछ अहम धागों को तोड़ देता है। तेल और गैस की सप्लाई, अनाज से भरे जहाज, यहाँ तक कि हमारे फोन बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, इन सब का रास्ता रोक जाता है। और यहाँ अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सीधा सा नियम काम करता है। जब जरूरी चीजों की सप्लाई कम हो जाती है लेकिन उसे खरीदने वाले यानी डिमांड उतनी ही रहती है, तो क्या होगा? जाहिर है, कीमतें हर जगह बढ़ जाएंगी। इसका सबसे अच्छा और ताज़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध। इस जंग की वजह से गेहूं और सूरजमुखी तेल की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, और नतीजा, पूरी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे। और बात सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही नहीं रुकती। असली आग तो लगती है एनर्जी की कीमतों में। ऐसा होता है डर की वजह से, व्यापार पर लगे बैन की वजह से और प्रोडक्शन के रुक जाने से। और अक्सर ये युद्ध ऐसी जगहों पर होते हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े ऊर्जा के भंडार हैं, तो इसका असर और भी कई गुना बढ़ जाता है। और सोचिए, जब एनर्जी मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो फिर क्या क्या महंगा नहीं होता? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बढ़ जाता है, फैक्ट्रियों में माल बनाने का खर्चा बढ़ जाता है, और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि हमारी सब्जियों से लेकर फ्लाइट की टिकट तक सब कुछ महंगा हो जाता। तो ये तो थी पहली लहर। अब बात करते हैं दूसरी लहर की, यानी जो देश युद्ध में शामिल हैं वो क्या कदम उठाते हैं। देखिए, युद्ध सिर्फ जाने ही नहीं लेता, ये देशों का खजाना भी खाली कर देता है। जरा सोचिए, सेना पर भारी भरकम खर्च, बाहर से हथियार खरीदना, सैनिकों की सैलरी, और फिर जंग के बाद शहरों को दोबारा बनाना, इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब ये है कि सरकारें पैसा लाने के लिए अक्सर दो रास्ते अपनाती हैं। पहला, वो बहुत ज्यादा कर्ज लेती हैं, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, और दूसरा, वो इस खर्चे को पूरा करने के लिए और ज्यादा पैसे छापना शुरू कर देती हैं। और जब सरकारें जरूरत से ज्यादा नोट छापती हैं तो क्या होता है? सोचिए, बाजार में सामान तो उतना ही है, लेकिन सबके हाथ में पैसा अचानक बढ़ गया है, तो अब उसी एक चीज को खरीदने के लिए ज्यादा लोग दौड़ेंगे, और नतीजा क्या होगा? महंगाई। जंग सिर्फ गोलियों से ही नहीं लड़ी जाती, ये व्यापार के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है। हमला करने वाले देशों पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी जाती हैं। कई देश अपने जरूरी सामान को बाहर भेजना बंद कर देते हैं, और तो और समंदर में जहाजों के रास्ते तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं। और इन सब पाबंदियों का असर क्या होता है? बाजार में कंपटीशन कम हो जाता है। अब देशों को वही सामान किसी दूसरे देश से ज्यादा महंगा खरीदना पड़ता है, और आखिर में इस बढ़ी हुई कीमत का बोझ किस पर पड़ता है? आम लोगों पर। तो हमने सप्लाई चेन और सरकारी फैसलों की बात की। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी लहर पर, जो है ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन। अच्छा, इस तीसरी लहर को समझने के लिए एक चीज समझनी होगी, सेफ एसेट। ये क्या होता है? सोचिए, जब बाजार में उथल पुथल मची हो तो निवेशक क्या करते हैं? वो अपना पैसा किसी महफूज जगह लगाना चाहते हैं। सेफ एसेट वही महफूज ठिकाना है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत मुश्किल वक्त में भी स्थिर होने की उम्मीद होती है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर। तो होता यह है कि जब जंग की वजह से दुनिया में अनिश्चितता फैलती है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए वो विकासशील देशों के मार्केट से अपना पैसा फटाफट निकालते हैं और उसे अमेरिकी डॉलर जैसे सेफ एसेट्स में लगा देते हैं। अब जब किसी देश से पैसा बाहर जाता है तो जाहिर है उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो जाती है, और जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो बाहर से आने वाला सामान मतलब इंपोर्टेड माल अपने आप महंगा हो जाता है, और ये चीज देश के अंदर महंगाई को और हवा देती है। और फिर आता है
डर का फैक्टर। जी हाँ, साइकोलॉजी। जब लोगों को लगने लगता है कि अरे आगे चलकर चीजों की कमी हो सकती है, तो वो क्या करते हैं? वो जमाखोरी करने लगते हैं। आम लोग भी और बड़ी बड़ी कंपनियां भी सब जरूरत से ज्यादा सामान खरीदकर स्टॉक करने लगते हैं। और इसी बीच सट्टेबाज भी बाजार में एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो जमाखोरी और सट्टेबाजी होती है ना, ये असल में कमी होने से पहले ही कीमतों को आसमान पर पहुंचा देती है। मतलब ये एक तरह का खुद बनाया हुआ संकट है जिसकी जड़ में सिर्फ डर होता है। तो इन सारी लहरों को मिलाकर देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? बहुत सीधा और साफ है कि आज की दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था एक टापू नहीं है। तो हम अपने पुराने सवाल पर वापस आते हैं कि जो देश शांति से बैठे हैं वो भी कीमत क्यों चुकाते हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि अब कोई भी देश आर्थिक रूप से अकेला नहीं है। भले ही जंग हजारों मील दूर हो रही हो, लेकिन हमारे पेट्रोल पंप पर मिलने वाला तेल, हमारी प्लेट में रखा खाना और हमारे हाथ में जो फोन है, सब कुछ एक अनदेखे ग्लोबल धागे से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि युद्ध सप्लाई घटाते हैं, अनिश्चितता बढ़ाते हैं, सरकारी खर्चा बढ़ाते हैं और व्यापार में रुकावट डालते हैं। ये सारी चीजें मिलकर महंगाई बढ़ाने का एक परफेक्ट फॉर्मूला बना देती हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है कि जब दुनिया एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, तो क्या कोई भी जंग सच में लोकल या स्थानीय हो सकती है? इस पे सोचिएगा जरूर।